बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। पीजीडी के ज़रिए जेंडर सिलेक्शन का अमल 100% गारंटी के साथ किया जा रहा है, इसमें बिल्कुल भी कोई शक नहीं है। लेकिन मेडिकल फील्ड में हमारे डॉक्टर्स का एक तबका ऐसा मौजूद है जो कि दवाओं के ज़रिए भी जेंडर सिलेक्शन मुमकिन है, इससे वो मुकम्मल इनकार करते हैं। वो कहते हैं जी किसी भी दवा का जेंडर सिलेक्शन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई दवा जेंडर सिलेक्शन पे किसी किस्म का कोई असर पैदा नहीं करती। और अगर कुछ डॉक्टर्स ने तजर्बात करके ऐसा साबित किया हुआ भी है तो वो उनकी रिसर्च से ही इनकार कर देते हैं, इसलिए कि अभी तक जेंडर सिलेक्शन पे जो रिसर्चेज हो रही हैं वो अभी तक टेक्स्ट बुक्स में नहीं आई। फिर जेंडर सिलेक्शन याद रखें कि ये एक मुआशरती मसला है, ये कोई बीमारी नहीं है। जब बीमारी नहीं है तो डॉक्टरों को किसी भी मेडिकल कॉलेज ने पढ़ानी क्यों है। लिहाजा हमारे जो भी अफराद जब दवा के ज़रिए जेंडर सिलेक्शन का सुनते हैं और वो इन जनरल प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उन डॉक्टर्स को पता है कि ये जो हकीम लोग हैं ये हमल के तीसरे माह दवा देना शुरू करते हैं। अब इन डॉक्टर्स के पास जब ये XY थ्योरी पढ़ते हैं ये मालूमात तो मौजूद है कि भाई जेंडर सिलेक्शन या बेटा बेटी का फैसला पहले दिन ही हो जाता है। जब बेटा बेटी का फैसला पहले दिन हो गया, इन हकीमों की दवाओं या कोई भी बंदा दवाई दे तो वो 3 माह बाद उसकी दवाई ने करना क्या है। इसलिए उनके पास एक सिंपल जवाब होता है, ये सुनते ही कि भाई दवाई से भी क्या डॉक्टर साहब जेंडर सिलेक्शन मुमकिन है, वो टोटल इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं ये सब फ्रॉड है, धोखा है, कोई दवाई ऐसी अभी तक नहीं बनी जो कि जेंडर सिलेक्शन में किसी भी तरह का कोई असर पैदा कर सके। आज हम आपको 2 ऐसे सबूत फराहम करेंगे जो ये साबित करेंगे कि दवाइयाँ या केमिकल्स जेंडर सिलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होती हैं। फिर ये हमारे जो सबूत हैं ये ऐसे नहीं हैं कि कुछ डॉक्टर्स के खास ग्रुप ने ये तजर्बा किया और आप ये सोचेंगे जनाब चूँकि डॉक्टर्स के पास ऑलरेडी एक दिमाग था कि जी हम ये तजर्बा करने वाले हैं और उन्होंने उसमें से खुद ब खुद वो नताइज अहज़ कर लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये दोनों सबूत कुदरती हादसात हैं, कुदरती हादसात हैं। और फिर ये जो सर्वे बना इन पे जो डॉक्टर्स ने या हुकूमत ने इनके ऊपर जो मालूमात इकट्ठी की उनका दुरानिया 8-10 साल तक है। यानी 8-10 साल तक उन हादसात वाली जगह पे डॉक्टर्स की टीमें हुकूमत को रखना पड़ी, क्योंकि उन हादसात की वजह से लोगों की सेहत को बड़े इश्यूज़ हो गए थे। और वो जो डेटा था वो रोज़ाना की बुनियाद पे हुकूमत को फराहम किया जाता था कि इतने अफराद ठीक हो गए, इतने अफराद ये मसला है और क्या क्या मसाइल चल रहे हैं। एक बड़ी लंबी चौड़ी वहाँ पे डाटा इकट्ठा होता रहा और वो डाटा उन्होंने सारा गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दिया। गवर्नमेंट के पास जो ऐसे डाटाज होते हैं ये यूनिवर्सिटियाँ अपनी रिसर्च के लिए इस्तेमाल करती हैं और उस डाटा का मकसद भी ज़्यादातर यही होता है। जब हम आपको ये मालूमात फराहम करेंगे कि केमिकल्स ने जेंडर सिलेक्शन पे असरात मुरतब किए तो लफ्ज़ केमिकल से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे खाने पीने में जो भी होता है, हमारे इर्द गिर्द जो भी दवाइयाँ वगैरह भी होती हैं ये सब केमिकल्स ही हैं। मसलन सादा तरीन केमिकल है हमारा पानी, इसका फार्मूला है H2O। इसी तरह से जो हम हवा में सांस ले रहे हैं इसमें भी ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और उसका केमिकल फार्मूला होता है O2। मतलब कि केमिकल लफ्ज़ से आपको डरने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। हम आपको आज जो डेटा शेयर करेंगे वो हमसे पहले डॉक्टर डी लेंडसे बर्कसन, ये एक अमेरिकन न्यूट्रिशनिस्ट थी, ये अपनी एक रिसर्च कर रही थी हार्मोन डिसेप्शन के ऊपर और उसमें उसने ये डाटा इस्तेमाल किया था। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि 10 जुलाई सन 1976 को इटली के शहर स्विसो में एक फैक्ट्री में केमिकल्स तैयार किए जाते थे। अचानक उनका एक जो प्लांट है उससे लीकेज शुरू हो गई और 6 टन जो केमिकल है वो फ़ज़ा में फैल गया और उसका जो उसने जो रकबा घेरा उसके जो धुएँ ने वो तकरीबन 18 किलोमीटर का इलाका था। तो वहाँ से फौरी तौर पे गवर्नमेंट ने वो जो नज़दीक वाली आबादी थी उनको निकाल लिया, लेकिन 3000 जानवर जो है वो फौरी तौर पे मर गए, जबकि 80,000 जानवरों को इनको हुकूमत को खुद तलफ करना पड़ा
इसलिए कि जब उनका टेस्ट किए गए उन जो करीबी जो जानवर थे ऐसे, तो उनमें उस जो केमिकल था जिसको TCDD कहते हैं, उसके अज्जा बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा पाए गए कि उन्होंने कहा कि ये गोश्त खाना इंसानों के लिए मुज़र सेहत होगा। इस केमिकल की वजह से कोई इंसानी मौत तो ना हुई, इसलिए कि गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे एक्शन लेके इंसानी आबादी का एक तो तहफ़्फ़ुज़ किया और दूसरे उनके इलाज मुआलजे में भी वो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन वो सारी आबादी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार ज़रूर होगी, जैसे जलन है, एलर्जी है, खारिश है और इवन मैदे के अमराज, यानी बहुत से अमराज का शिकार हो गए और इवन उस केमिकल की वजह से कैंसर तक भी उन लोगों को हुआ। इसलिए उस आबादी को अपने इस केमिकल से फारग होने में तकरीबन 8 से 10 साल का अरसा लग गया। मतलब ये कि 10 साल बाद डॉक्टर्स ने ये रिपोर्ट कर दी उन तमाम अफराद का, जो कि तकरीबन 37,000 के करीब अफराद थे, तो उनका जो भी ब्लड टेस्ट वगैरह वो कर रहे थे उससे उन्होंने साबित कर दिया कि ये 37,000 अफराद जो हैं अब ये उस डाइऑक्सिन से या वो जो केमिकल उनके अंदर गया था उससे ये मुकम्मल तौर पे सेहतमंद हो चुके हैं और अब इनमें ये केमिकल नहीं है। ये तो हमने आपको हादसे की कुछ तफसीलात बताई। इस हादसे का जेंडर सिलेक्शन से क्या ताल्लुक था? जब ये सारा डाटा उस ज़माने में इकट्ठा किया गया, उनको कंप्यूटर में फीड किया गया, उससे रिज़ल्ट लिए गए, तो एक अजीब चीज़ सामने आई और वो अजीब चीज़ ये थी कि इन 8-10 सालों में इस आबादी के यहाँ जो बच्चे पैदा हुए उनमें 75% लड़कियाँ थीं। यानी इन 8-10 सालों के दौरान जो भी बच्चा पैदा हो रहा है वो 75% उसमें लड़कियाँ थीं और 25% लड़के पैदा होते थे। ये एक बहुत बड़ा चेंज था, इसलिए कि नॉर्मली पूरी दुनिया में एक सिलसिला चलता है कि बच्चा, बेटा और बेटी की जो पैदाइश है तकरीबन 50-50 होती है। अगर किसी के 6 बेटे हो गए तो दूसरे के 6 बेटियां भी हो जाती हैं। इस तरह से आबादी का जो मजबूरी तवाज़न है वो 50-50 में उमूमन बैलेंस रहता है। बहुत भी बिगड़ेगा तो 49-51 हो जाएगा, इस तरह से, यानी कि रहता तकरीबन ये 50-50 है। अब 75-25 हो जाना ये एक बहुत बड़ा चेंज था, लेकिन इस चेंज ने ये बात साबित कर दी कि केमिकल्स जो हैं ये जेंडर सिलेक्शन पे असरअंदाज होते हैं। अगर कुछ केमिकल्स ने ऐसा मामला कर दिया है जिससे कि नर जरसूमे बकसरत मर गए हैं, लेकिन जो लड़की वाले जरसूमे हैं वो बच गए हैं और फिर उन्होंने बिला हमल लिया तो उससे ज़्यादा बेटियां पैदा हुई, तो हम ये सोच सकते हैं कि फिर इससे उलट जो केमिकल है वो बेटे के स्पर्म को भी सपोर्ट कर सकते हैं और उनसे बेटे के लिए पैदाइश के लिए भी मदद ली जा सकती है। अब हम आपको दूसरा वाक़या भी सुनाते हैं। दूसरा वाक़या भारत भोपाल का है। ये 1984 की बात है। वहाँ पर एक प्लांट में जो भी चीज़ें तैयार होती थीं उसकी जहरीली गैस खारिज होना शुरू हो गई और इतनी ज़्यादा खारिज हो गई कि उसने तकरीबन 100 किलोमीटर का इलाका घेरे में ले लिया। इतने इलाके में तकरीबन 5 लाख की आबादी थी जो सारी की सारी मुतासर हुई। इस जहरीली गैस के भी तेज़ाबी और बड़े कैटाबॉलिक किस्म के असरात थे। हुकूमत ने अपनी टीमें भेजी, इंटरनेशनल लेवल पे भी इनकी हेल्प की गई और बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लोग बकसरत बीमार रहना शुरू हो गए और उनमें बहुत सी बीमारियां पैदा हो गई। यहाँ भी कई साल लगे इनको पूरा रिकवर होने में। यहाँ से भी डेटा मुसलसल गवर्नमेंट को जाता रहा और उस डेटा में भी एक अजीब चीज़ यही सामने आई कि इस इलाके में भी बेटियों की जो शरह पैदाइश है वो बेटों की निस्बत 10% ज़्यादा थी। मसलन जैसा आपने आपको पहले बताया कि 50-50 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बेटियों की पैदाइश 60% थी। तो ये जो 10% राइज है ये हमें इटली वाले वाक़ये से कुछ कम नज़र आ रहा है, इसलिए कि इटली वाला जो केमिकल था वो बहुत ज़्यादा जहरीला था और फिर वो छोटे इलाके में था और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा केमिकल फैला, इसलिए वहाँ पे अभी उस जहरीलेपन की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा नज़र आती है। उससे वहाँ पे लड़कियों की शरह पैदाइश भी हमें ज़्यादा मिलती है। इन दोनों वाक़या से आपने इस बात को समझ लिया होगा कि जो जहरीले, तेज़ाबी और तहरीबी किस्म के केमिकल थे इन्होंने आबादी की सेहत को बर्बाद किया, मुख्तलिफ उन्हें में बीमारियाँ पैदा की
और जब इनके यहाँ उन सालों के दौरान जो भी हमल से बच्चे पैदा हुए तो उनमें ज़्यादातर लड़कियां थीं, इसलिए कि लड़के वाला जसूमा ये तो अब साबितशुदा है कि वो निस्बतन हसास होता है, कुछ कमज़ोर होता है, दुबला पतला होता है, तो वो किसी भी तरह के जो हार्ड केमिकल्स बॉडी में जाएंगे, तेज़ाबी होंगे, तहरीबी होंगे, जहरीले होंगे, वो उनसे ज़्यादा मर जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं, हासिल करने के वो काबिल नहीं रहते हैं। इसलिए फिर उनके जो साथ जो लड़की वाले जरसूमे होते हैं उन्हीं के पास चांस रह जाता है बच्चा बनाने का, और इस तरह से लड़कियों की जो शरह है ये बढ़ जाती है। हमें उम्मीद है कि आज इन दो नाकाबिले तरदीद हवालों के सामने आ जाने से हमारा मेडिकल फील्ड का वो तबका जो दवाओं के ज़रिए भी जेंडर सिलेक्शन मुमकिन है और जो इससे इनकार कर रहा था, आज हमें उम्मीद है कि वो इसका ज़रूर कायल हो चुका होगा कि केमिकल्स या दवाएं जो हैं ये जेंडर सिलेक्शन पे असरअंदाज होती हैं। हमने अपनी दवा जो जेंड्रोल है इसमें हस्बे ज़रूरत वो दवाइयाँ शामिल की हुई हैं कि कोई जोड़ा अगर हमें कहता है कि भाई हम बेटे वाली दवा चाहिए, तो हमने उसमें अपनी 49 ईयर्स की जो रिसर्च है इससे मालूम करदा वो अज्जा शामिल किए हुए हैं जो कि बेटे को सपोर्ट करते हैं, और अगर कोई जोड़ा बेटी चाहे तो इसमें हमने वो अज्जा शामिल किए हुए हैं जो कि बेटी को फेवर करते हैं। हमें उम्मीद है कि आज आम लोग भी इस बात से, और स्पेशली हमारा वो डॉक्टर फील्ड जो तबका है वो भी इस बात को मान चुके होंगे कि अगर नर जसूमों के खिलाफ काम करने वाले केमिकल्स मौजूद हैं तो इनको कुव्वत और ताकत देने वाले केमिकल्स भी मौजूद हैं, और वही हैं जिनका जिक्र हम अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में कर चुके हैं। आपके कोई भी सवालात हो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।